रैंक 1। युग उन जंगली भैंसों में उलझ जाने के कारण अभी तक प्रतियोगिता केंद्र में नहीं पहुंच पाया था, जिस वजह से सभा में उपस्थित सभी लोग सोचने लगे थे कि बाकी के योद्धाओं की तरह युग की भी मौत हो चुकी है। वहीं इधर उन जंगली भैंसों का खात्मा करने के बाद युग प्रतियोगिता केंद्र की ओर तेजी से बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि प्रतियोगिता केंद्र में पहुंचने के लिए उसे बहुत देर हो चुकी है और अब तक उसे वहां पर उपस्थित हो जाना चाहिए था। वहीं इधर प्रतियोगिता केंद्र में सभी लोग उन सैनिकों के वापस आने का प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके वापस आने के बाद ही परिणाम घोषित किया जा सकता था। वहीं कुछ लोग जिन्हें युग के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने बहुत हद तक प्रभावित कर दिया था, उन्हें युग के शिकार पर से लौटकर वापस न आने के कारण बहुत निराशा थे। उन्हें सभी के मुंह से ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा था कि बाकी के योद्धाओं की तरह युग की मौत हो चुकी है। अभी सभी लोग खुद में ही खोए हुए थे कि तभी सभा में बैठा एक आदमी गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहता है, वो रहे राजकुमार युग। उस आदमी की बात जैसे ही सभी को सुनाई देती है, अचानक से सभी की निगाहें प्रतियोगिता केंद्र के द्वार की ओर चली जाती है, जहां उन्हें युग अखाड़े की ओर आता हुआ दिखाई देता है। जिसे देखते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जिन्हें युग के मर जाने की खबर से बहुत दुख हो रही थी। वहीं वो सभी लोग जो चाहते थे कि युग की मौत हो जाए, उन्हें युग का जिंदा वापस आना रास नहीं आ रहा था। खासकर राजकुमारी इंदुमती को युग को जिंदा देखना उसके गले से नहीं उतर रहा था। वैसे युग से ईर्ष्या करने वाले सभा में बहुत से लोग थे, लेकिन इंदुमती की ईर्ष्या और युग के प्रति नफरत सभा में मौजूद सभी लोगों से सबसे अधिक थी। वहीं कुछ लोगों को युग के वापस आने से बहुत खुशी हो रही थी, खासकर उसके पिता मौर्यवीर प्रतियोगिता के प्रबंधक और राजकुमारी सुप्रिया को। वहीं शिखा युग के शिकार पर जाने से लेकर आने तक बिना किसी भाव के अभी भी ऐसे शांति से बैठी थी, जैसे कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल युग जल्दी से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसे देखकर शिखा उछलकर उसके कंधे पर आ जाती है और उससे कहती है, आपको शिकार पर से वापस लौटने में इतनी देर कैसे हो गई। शिखा की बात सुन युग उसे वो सारी बात बता देता है जिस वजह से उसे अखाड़े में पहुंचने में इतनी देर हो गई थी। जिसे सुनकर शिखा उससे कहती है, पता है आपके समय पर लौटकर ना आने की वजह से सभी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जैसे कि युग को इस बात का जवाब पहले से ही पता था, वो हंसते हुए शिखा से कहता है, हाँ मुझे पता है कि सभी लोग मुझे मरा हुआ मानने लगे थे। और फिर बात को जारी रखते हुए, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, वो जंगली भैंसे तो बेवजह मुझ पर हमला करने लगे थे, वरना मैं भी सभी की तरह समय सीमा समाप्त होने से पहले ही पहुंच जाता। और फिर शिखा से हंसते हुए पूछता है, वैसे लोगों की बात सुनकर तुम्हें क्या लग रहा था, क्या तुम भी ये मान बैठी थी कि मैं मर चुका हूं। युग की बात सुन शिखा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और भला मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि जिसे मैंने स्वयं प्रशिक्षण दिया हो, उसे जंगल के जंगली जानवर तो क्या राक्षसी प्रजाति के जानवर भी मात नहीं दे सकते हैं। वहीं युग के आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान इस समय उसी के ऊपर था, खासकर वहां आसपास बैठी लड़कियों का, जिन्हें युग की प्रतिभा को देखते हुए उसमें रुचि आने लगी थी। वो सभी उससे बातें करना चाहती थीं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से उठकर युग के बगल में जाकर बैठ जाए और उससे बातें करने लगे। इधर सैनिकों की टोली सभी योद्धाओं द्वारा किए गए जानवरों के शिकार का सूची तैयार करके अखाड़े में वापस लौट चुके थे। तभी उन सैनिकों का कप्तान उस सूची को ले जाकर प्रबंधक महोदय को हाथ में सौंप देता है। उस सूची में 50 उच्च सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के रैंक के साथ उनके बगल में उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों का नाम लिखा हुआ था। उस सूची को अपने हाथ में लेकर प्रतियोगिता के प्रबंधक उस पर अपनी उड़ती हुई एक नज़र दौड़ाते हैं, और सूची में लिखे गए योद्धाओं का रैंक और उनके द्वारा किए गए शिकारों को देखते ही वो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि इस बार सभी योद्धाओं का शिकार प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन था, खासकर रैंक 1 से लेकर 5 तक के योद्धाओं का। तभी प्रबंधक का आदेश पाकर उनका सहायक गले फाड़कर चलाते हुए सभा में मौजूद सभी लोगों से कहता है, शिकार प्रतियोगिता की सूची आ चुकी है और अब प्रबंधक महोदय शिकार प्रतियोगिता का परिणाम बताने जा रहे हैं। प्रबंधक के सहायक का बात सुन सभी लोग शांत हो जाते हैं और परिणाम को जानने के लिए ध्यान से प्रतियोगिता के प्रबंधक की ओर देखने लगता है। सभी लोग परिणाम को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तभी प्रबंधक महोदय कहते हैं, इस वर्ष के शिकार प्रतियोगिता में सभी योद्धाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, बस बदकिस्मती से शिकार के दौरान 13 योद्धाओं की मौत हो गई, जबकि 16 योद्धा एक भी जानवर का शिकार कर पाने में नाकाम रहे। इसके बाद प्रबंधक महोदय उस सूची में दिए गए 50वें रैंक के योद्धा का नाम देखकर तेज आवाज में कहते हैं, इस प्रतियोगिता के परिणाम की सूची में रैंक 50 पर योद्धा सुमित कौर है, जिन्होंने 2 जंगली सुअरों का शिकार किया है।
रैंक 49 पर योद्धा विक्रम सेन है, जिन्होंने एक जंगली सुअर और एक बर्बर भैंसे का शिकार किया है। रैंक 48 पर योद्धा शिवांग है, जिन्होंने 2 बर्बर भैंसे का शिकार किया है। और फिर इसी तरह बताते बताते प्रबंधक महोदय रैंक 20 पर पहुंच जाते हैं। रैंक 20 पर बिलासपुर साम्राज्य के राजकुमार अरिहंत हैं, जिन्होंने एक बर्बर हिरण और एक बारहसिंघा का शिकार किया है। रैंक 19 पर बिलासपुर साम्राज्य की राजकुमारी शिवन्या हैं, जिन्होंने एक बर्बर हिरण और 2 बारहसिंघा का शिकार किया है। और फिर इसी तरह बताते बताते प्रबंधक महोदय रैंक 9 पर पहुंच जाते हैं। रैंक 9 पर संबलपुर साम्राज्य की राजकुमारी सुप्रिया हैं, जिन्होंने एक जंगली शेर और एक सामान्य हिरण का शिकार किया है। रैंक 8 पर योद्धा माधव हैं, जिन्होंने एक जंगली शेर और एक बर्बर हिरण का शिकार किया है। रैंक 7 पर योद्धा दिलीप हैं, जिन्होंने 2 जंगली शेर का शिकार किया है। रैंक 6 पर राजकुमार शिवा हैं, जिन्होंने 2 जंगली शेर और एक काले चीते का शिकार किया है। रैंक 5 पर राजकुमारी सोनाली हैं, जिन्होंने 2 शेर और एक अजगर का शिकार किया है। रैंक 4 पर राजकुमार रणविजय हैं, जिन्होंने 4 जंगली शेर और 2 जंगली बर्बर सुअर का शिकार किया है। वहीं रैंक आने के इंतजार में बैठा राजकुमार रणविजय जब अपना स्थान सुनता है तो उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि वो इस बार पहले या दूसरे रैंक पर आने में कामयाब रहेगा, लेकिन उसे रैंक 4 मिल गई, जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी वो खुद को सांत्वना देते हुए कहता है, चलो कम से कम मैं रैंक 4 पर तो आ गया ना। वो बुद्धू युग तो उच्च 10 में भी नहीं आ सका। दरअसल राजकुमार रणविजय को लग रहा था कि युग उन 16 योद्धाओं में शामिल है, जिन्होंने एक भी जानवर का शिकार नहीं किया है, और ऐसा वो इसलिए सोच रहा था क्योंकि युग बहुत देर से अखाड़े में पहुंचा था, जिसका वो एक ही अनुमान लगा पा रहा था कि युग को कोई उसके लायक जानवर मिला ही नहीं होगा, जिस वजह से वो एक भी जानवर का शिकार नहीं कर पाया होगा और इसीलिए उसे अखाड़े में पहुंचने में इतनी देर हो गई थी। तभी प्रबंधक महोदय कहते हैं, रैंक 3 पर राजकुमार निशांत हैं, जिन्होंने 2 जंगली शेर और 3 जंगली बर्बर सुअर और एक काले चीते का शिकार किया है। राजकुमार रणविजय की तरह ही अपना रैंक जानकर राजकुमार निशांत को भी निराशा होने लगती है। रैंक 2 पर राजकुमारी इंदुमती हैं, जिन्होंने 2 एक आंख वाले खूंखार वनमानुष का शिकार किया है, जिसमें से बड़े वनमानुष का शिकार करने में राजकुमार युग ने उसका मदद किया है, या फिर कहे तो उन दोनों ने मिलकर एक विशालकाय एक आंख वाले खूंखार वनमानुष का शिकार किया है, जिसमें राजकुमार युग का प्रदर्शन राजकुमारी इंदुमती से बेहतर था। अपना रैंक जानकर राजकुमारी इंदुमती खुश तो होती है, लेकिन इसी के साथ उसे बहुत गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि उसके साथ युग का नाम जोड़ जा रहा था, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी। हालांकि वो ये बात अच्छे से जान रही थी कि अगर वहां पर युग नहीं होता तो उसका भी नाम उन 13 लोगों की सूची में शामिल हो जाता, जिन्होंने शिकार के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। वैसे भी युग की वजह से ही राजकुमारी इंदुमती रैंक 2 पर आ सकी है, वरना वो उच्च 5 में भी शामिल नहीं हो पाती। और तभी प्रतियोगिता के प्रबंधक और तेज आवाज में उत्साहित होकर कहते हैं, रैंक 1 पर आने वाले योद्धा हैं राजकुमार युग, जिन्होंने एक वनमानुष जिसे उन्होंने राजकुमारी इंदुमती के साथ मिलकर मारा है, और एक राक्षसी लाल चीता। जिसे बताते हुए प्रबंधक महोदय के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि राक्षसी प्रजाति के जानवरों के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते थे कि राक्षसी प्रजाति के जानवर कितने खतरनाक होते हैं। और फिर आगे बताते हुए, एक बर्बर विशालकाय अजगर का शिकार और 31 बर्बर भैंसों का शिकार। युग के द्वारा शिकार किए गए जानवरों का नाम और संख्या सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सालों के इतिहास में पहली बार किसी योद्धा ने इतनी अधिक संख्या में जानवरों का शिकार किया था, जिससे साफ था कि राजकुमार युग बहुत प्रतिभाशाली योद्धा है। वहीं राजकुमारी इंदुमती जैसे ही सुनती है कि युग ने एक राक्षसी लाल चीते का शिकार किया है, तो उसे बहुत हैरानी होने लगती है, क्योंकि वो राक्षसी प्रजाति के जानवरों के बारे में अच्छे से जानती थी। तभी वो युग को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए खुद से कहती है, आखिर इस युग में इतनी ताकत आई कहां से? पहले तो ये इतना ताकतवर और शिकार करने में इतना उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन अब ये हर मैदान में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे कर रहा है? तभी गुस्से से दांत पीसते हुए, बस बहुत हो गया, तलवारबाजी प्रतियोगिता आने दो, उसके बाद युग और युग की प्रतिभा दोनों का मैं खात्मा कर दूंगी। बहुत नाम कमा लिया तुमने, अब देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। थोड़ी ही देर बाद शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता के तीसरे भाग का प्रतियोगिता शुरू होने को था, जिसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक के योद्धा ही केवल भाग ले सकते थे। तीसरे भाग का प्रतियोगिता किसी योद्धा के युद्ध कौशल को जांचने के लिए लिया जाता था, जिसमें सभी योद्धाओं को अपने अपने युद्ध कौशल का उपयोग करके भाले से एक घूमते हुए चक्र के बिंदुओं पर निशाना साधना होता था। उस चक्र में कई सारे बिंदु होते थे,
जिस पर निशाना साधने से पहले एक योद्धा को प्रतियोगिता के प्रबंधक के आदेश का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि प्रतियोगिता के प्रबंधक उन्हें जिस बिंदु पर निशाना साधने के लिए कहते थे उन्हें उस चक्र के उसी बिंदु पर निशाना साधना होता था। किसी योद्धा का भाला उसे निर्देश किए गए बिंदु के जितने करीब जाकर लगती थी, उस योद्धा के युद्ध कौशल को उतना ही बेहतर माना जाता था। थोड़ी ही देर में तीसरे भाग का प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाता है, जिसमें एक के बाद एक सभी योद्धा जाकर अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगते हैं। अब आगे क्या होने वाला है? डॉट 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 क्या तलवारबाजी प्रतियोगिता में इंदुमती अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? तलवारबाजी प्रतियोगिता तीसरे भाग का प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुका था। एक के बाद एक सभी योद्धा प्रबंधक के निर्देश पर अपने अपने भाले से घूमते हुए चक्र के बिंदुओं पर निशाना साधने लगे थे। कुछ ही घंटों में तीसरे भाग का प्रतियोगिता भी समाप्त हो जाता है, जिसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 युवा योद्धाओं का रैंक इस प्रकार था। रैंक 10 राजकुमार अरिहंत, रैंक 9 राजकुमारी शिवन्या, रैंक 8 युवा योद्धा माधव, रैंक 7 राजकुमारी सुप्रिया, रैंक 6 राजकुमारी इंदुमती, रैंक 5 युवा योद्धा दिलीप, रैंक 4 राजकुमार रणविजय, रैंक 3 राजकुमारी सोनाली, रैंक 2 राजकुमार निशांत, रैंक 1 राजकुमार युग। तीसरे भाग के प्रतियोगिता में भी युग ने अपना बेहतर प्रदर्शन करके सभी को चौंका दिया था। रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक के योद्धा प्रतियोगिता के चौथे भाग के तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए चुने जा चुके थे। वैसे भी तलवारबाजी प्रतियोगिता में केवल टॉप 10 में आने वाले योद्धा ही भाग ले सकते थे। वहीं इंदुमती, जो रैंक 6 पर आने की वजह से निराश थी, वो इसके लिए युग को ही दोष दे रही थी। उसे लग रहा था कि युग की वजह से ही वो एक रैंक पीछे हो गई है, वरना वो टॉप 5 में तो आ ही जाती। वैसे वो जिस रैंक पर आकर निराश महसूस कर रही थी, उस रैंक तक पहुंचने के लिए अखाड़े में उपस्थित बहुत से युवा योद्धा सपने देख रहे थे। वैसे भी टॉप 10 में आने वाले युवा योद्धाओं की सूची में अपना नाम दर्ज कराना कोई आम बात थोड़ी ना थी। वहीं इधर इंदुमती गुस्से से अपनी तिरछी नजर से युग को देखते हुए कह रही थी, युग, तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, लेकिन जल्द ही हम दोनों के बीच तलवारबाजी मुकाबला होगा, जिसमें तुम्हारा मरना तय है। मेरी तीसरे भाग की प्रतियोगिता में रैंक कम आ गई तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं तलवारबाजी प्रतियोगिता में भी कम ही रैंक पर आऊंगी। तलवारबाजी में मुझे कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो मुझे तलवारबाजी प्रतियोगिता में हराने में सक्षम है। वाकई इंदुमती की तलवारबाजी में समझ बहुत ही अच्छी थी। उसने बचपन से अब तक तलवारबाजी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, इसीलिए उसका तलवारबाजी युद्ध कौशल उसके बाकी के युद्ध कौशलों के मुकाबले बहुत ही बेहतर थी। इसी के साथ उसे तलवारबाजी के कई बेहतर चाल भी आती थी, जिसका इस्तेमाल करके बड़े से बड़े सूरमा को आसानी से मात दिया जा सकता था। उसकी तलवारबाजी युद्ध कौशल की उत्कृष्टता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो तलवारबाजी में अपने पिता के समकक्ष योद्धाओं को भी आसानी से हरा देती थी। फिलहाल तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू होने का था। सभा में उपस्थित सभी लोग तलवारबाजी प्रतियोगिता के प्रारंभ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर वर्ष के शक्ति परीक्षण प्रतियोगिता में सभी को सबसे ज्यादा आनंद तलवारबाजी प्रतियोगिता को ही देखने में आता था, जिसमें दो योद्धा अपनी उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन करते हुए आपस में लड़कर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का कोशिश करते थे। कुछ ही देर बाद तलवारबाजी प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सबसे पहला लड़ाई राजकुमारी शिवन्या और युवा योद्धा माधव के बीच था। जल्द ही दोनों योद्धा अखाड़े में रखे तलवारों में से एक एक तलवार को अपने हाथ में लेकर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी प्रबंधक महोदय तेज आवाज में कहते हैं, तलवारबाजी प्रारंभ किया जाए। जिसे सुनते ही राजकुमारी शिवन्या और युवा योद्धा माधव अपने अपने तलवार से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। दोनों की तलवारें तेजी से एक दूसरे से टकराने लगी थी। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर आक्रामक थे। वो दोनों जिस तरह से अपनी अपनी तलवारबाजी कलाबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे, उससे दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं लग रहा था। दोनों ही उच्च श्रेणी के तलवारबाज की तरह तलवारबाजियां कर रहे था। कुछ ही देर के लड़ाई के बाद राजकुमारी शिवन्या अपने और युवा योद्धा माधव के बीच के बड़े से फासले को प्रदर्शित करते हुए उसे हरा देती है। हालांकि दोनों ही योद्धा तलवारबाजी में बेहतर थे, लेकिन राजकुमारी शिवन्या की तलवारबाजी में समझ युवा योद्धा माधव से बेहतर थी। कुछ ही देर बाद दूसरी लड़ाई शुरू होने को था, जिसमें राजकुमारी सुप्रिया और राजकुमारी इंदुमती के बीच लड़ाई होने वाला था। बीते 6 महीने में राजकुमारी सुप्रिया ने बहुत अभ्यास किया था, जिस वजह से तलवारबाजी में उसकी समझ भी राजकुमारी इंदुमती की तरह ही बहुत बेहतर हो गई थी।
क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष योद्धा थीं, इसलिए इन दोनों का तलवारबाजी देखने के लिए सभा में मौजूद सभी लोग बेहद उत्साहित थे। दोनों ही युवतियां बला की खूबसूरत थीं, जिस वजह से उन दोनों का तलवारबाजी देखने के लिए सभी लोग और ज्यादा उत्साहित थे, खासकर युवा योद्धा जिनके लिए वो दोनों ही युवतियां उनके सपनों की परियों की तरह थी, जिन्हें वो पाने के ख्वाब देखते थे। जल्द ही वो दोनों अपने अपने हाथ में तलवार लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। तभी राजकुमारी सुप्रिया मुस्कुराते हुए इंदुमती को देखकर कहती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी तलवारबाजी आप जैसे एक महान तलवारबाज से होने जा रही है। मैंने आपके तलवारबाजी के बेहद उत्कृष्ट होने के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपसे तलवारबाजी करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। राजकुमारी सुप्रिया की बात सुन इंदुमती मुस्कुराकर उससे कहती है, मैं भी तुमसे तलवारबाजी के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे कि तुमने तलवारबाजी के महान ट्रेनर स्वामी देवनंदा से प्रशिक्षण लिया है। इससे स्पष्ट है कि तुम्हारी तलवारबाजी की समझ मुझसे भी बेहतर होगी। राजकुमारी इंदुमती की बात सुन सुप्रिया मुस्कुराकर कहती है, हाँ, आपने ठीक सुना है। मैं पिछले 5 महीने से उन्हीं से तलवारबाजी की प्रशिक्षण ले रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आपके समकक्ष तलवारबाज हूँ। वहीं इधर प्रबंधक महोदय तेज आवाज में कहते हैं, तलवारबाजी प्रारंभ किया जाए। प्रबंधक महोदय का बात सुन राजकुमारी सुप्रिया और इंदुमती दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती हैं और फिर एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। हालांकि दोनों में राजकुमारी सुप्रिया ज्यादा आक्रामक थी, जबकि राजकुमारी इंदुमती उसके हमले का सामना करने के साथ उसके तलवारबाजी चाल को भी समझने का कोशिश कर रही थी। राजकुमारी इंदुमती के तलवारबाजी से सभी लोग अच्छे से वाकिफ थे, इसीलिए राजकुमारी सुप्रिया भी जान रही थी कि इंदुमती को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि उससे लड़ते हुए अभी उसे लग रहा था कि वो इंदुमती को हराने में सक्षम है। वहीं इधर सभा में बैठे बहुत से युवा योद्धा सुप्रिया और इंदुमती के तलवारबाजी परिणाम आंकने का कोशिश कर रहे थे। संवाद, तुम्हें क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीतेगा? एक युवा सुप्रिया और इंदुमती को आपस में तलवारबाजी करता देख अपने साथी युवा से पूछता है। उन दोनों के तलवारबाजी को देखकर ये बताना मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है इंदुमती की तलवारबाजी समझ राजकुमारी सुप्रिया से अधिक है, इसीलिए हो सकता है कि राजकुमारी इंदुमती इस लड़ाई को जीत जाए। पहले युवा का बात सुन दूसरा युवा कहता है, लेकिन राजकुमारी सुप्रिया पिछले 5 महीने से तलवारबाजी के महान ट्रेनर स्वामी देवनंदा से प्रशिक्षण ले रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी सुप्रिया की तलवारबाजी समझ राजकुमारी इंदुमती से कम होगी। दूसरे युवा का बात सुन पहला युवा कहता है, तुम्हारी बात सच है, लेकिन अखाड़े में गौर से देखो वो इंदुमती कैसे चील की तरह अपने नजरों को राजकुमारी सुप्रिया के हर चाल पर गड़ाए हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो मौके की इंतजार में है, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो राजकुमारी सुप्रिया को हरा देगी। पहले युवा की बात सुन दूसरा युवा कहता है। वहीं इधर सभा में बैठे सभी लोग इंदुमती और राजकुमारी सुप्रिया के हर चाल को गौर से देख रहे थे। किसी की भी नजर उन दोनों पर से हट नहीं रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उनका नजर हटे और इधर अखाड़े में पासा पलट जाए। इसीलिए सब कोई गौर से उन दोनों के प्रदर्शन को देख रहे थे और उन दोनों के लड़ाई का आनंद ले रहे थे। वहीं इधर युग भी गौर से उन्हीं दोनों के तलवारबाजी को देखे जा रहा था। राजकुमारी सुप्रिया का प्रदर्शन देखकर उसे इस समय बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि 5 महीने पहले जब वो राजकुमारी सुप्रिया से मिला था, तब राजकुमारी सुप्रिया को तलवारबाजी की उतनी बेहतर समझ नहीं थी जितना कि वो इस समय अखाड़े में प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि इसी के साथ युग को सुप्रिया के तलवारबाजी में कई खामियां भी दिख रही थी। फिलहाल अखाड़े में इंदुमती और सुप्रिया की तलवारें लगातार एक दूसरे से टकराती जा रही थी, जिससे अखाड़े में बार बार लोहे से लोहे की टकराने की आवाज गूंज रही थी। लड़ाई करते हुए ही राजकुमारी सुप्रिया एक मंत्र का जाप करती है, जिससे उसकी तलवार चमकने लगती है, और तभी वो तेजी से इंदुमती के तलवार के निचले भाग पर हमला कर देती है, जिससे अचानक से इंदुमती का तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी राजकुमारी सुप्रिया तेजी से छलांग लगाती है और इंदुमती के हाथ पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी सुप्रिया का तलवार इंदुमती के हाथ से टकराता, इंदुमती बहुत ही फुर्ती से अपने जगह से छलांग लगा देती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसका तलवार गिरा था, और इसी के साथ वो फुर्ती से अपनी तलवार को जमीन से उठा लेती है और अपने पैनी नजर से राजकुमारी सुप्रिया को देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे इसी हमले का इंतजार था, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर इंदुमती बहुत ही तेज गति से राजकुमारी सुप्रिया के करीब आ जाती है और एक मंत्र का जाप करते हुए बहुत ही फुर्ती से उसके तलवार पर हमला कर देती है, और जैसे ही उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती है, राजकुमारी सुप्रिया का तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है
और तभी इंदुमती बहुत तेजी से अपने तलवार को राजकुमारी सुप्रिया के गर्दन पर रख देती है और उससे कहती है, तुम हार गई सुप्रिया। इंदुमती से हार कर सुप्रिया बहुत निराश और हताश महसूस कर रही थी। तभी वो अपना टूटा हुआ तलवार लेकर अखाड़े से बाहर आ जाती है। वहीं सभा में बैठे सभी लोग इंदुमती की तलवारबाजी से बहुत आश्चर्यचकित थे। इंदुमती की तलवारबाजी समझ को देखते हुए सभी लोग अनुमान लगा पा रहे थे कि इंदुमती की तलवारबाजी बहुत ही उत्कृष्ट है, जिसका सामना करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। राजकुमारी सुप्रिया जो कब से उस पर हमला कर रही थी, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, जबकि इंदुमती ने अपने एक ही वार से उसके तलवार का 2 टुकड़ा कर दिया था, जबकि दोनों तलवारें एक ही स्तर की थी, जिससे साफ था कि इंदुमती की तलवारबाजी समझ राजकुमारी सुप्रिया की तलवारबाजी से बेहतर थी। तभी प्रबंधक महोदय कहते हैं, इस बार लड़ाई राजकुमार रणविजय और राजकुमार अरिहंत के बीच होगा। थोड़ी ही देर में दोनों योद्धा अखाड़े में पहुंचकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। राजकुमार रणविजय की तलवारबाजी समझ अरिहंत से बेहतर थी, इसलिए जल्द ही राजकुमार रणविजय एक दूसरे के बीच एक बड़ा सा फासला दर्शाते हुए राजकुमार अरिहंत को हरा देता है। अगली लड़ाई युग और राजकुमारी सोनाली के बीच होना था, इसीलिए जल्द ही वो दोनों अपना अपना तलवार लिए अखाड़े में पहुंच जाते हैं। युग को अपने सामने देख राजकुमारी सोनाली उससे मुस्कुराते हुए कहती है, राजकुमार युग, आपने तीनों भाग के प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके साबित कर दिया है कि आपसे बेहतर योद्धा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपको हरा पाऊंगी। राजकुमारी सोनाली की बात सुन युग उससे कहता है, आप मेरी क्षमता को बहुत ज्यादा आंक रही है राजकुमारी, मैं इतना भी बेहतर नहीं हूं जितना कि आप सोच रही हैं। युग की बात सुन सोनाली उससे कहती है, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा कि तलवारबाजी में आपकी समझ कैसी है। डॉट 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 अब आगे क्या होने वाला है? डॉट 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 क्या इंदुमती अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? तलवारबाजी भाग -1। युग और राजकुमारी सोनाली प्रबंधक महोदय के आदेश के इंतजार में एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी प्रबंधक महोदय तेज आवाज में उन दोनों को तलवारबाजी प्रारंभ करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनते ही वो दोनों तलवारबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सोनाली एक मंत्र बुदबुदाती है, जिससे उसके हाथ में मौजूद तलवार की आकार अविश्वसनीय रूप से 2 गुना बढ़ जाती है और तभी सोनाली अपनी तलवार से युग के सीने पर हमला कर देती है। सोनाली ने युग पर बहुत ही घातक हमला किया था। अगर उसका तलवार युग के सीने को छू जाएगा तो निश्चय ही उसका मौत हो जाएगा। वहीं सभा में मौजूद सभी लोग सोनाली के पहले वार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि सोनाली की तलवारबाजी समझ इतनी बेहतर होगी, और तो और वो पहले ही हमले में युग पर जानलेवा हमला कर देगी। वहीं अखाड़े में युग सोनाली के प्रहार को देखकर बहुत तेजी से पीछे की ओर झुक जाता है, जिससे सोनाली का तलवार उसके सीने को छूते छूते निकल जाता है। अगर युग समय रहते पीछे नहीं झुका होता और सोनाली के हमले के जवाबी हमले में हमला कर दिया होता तो उसका तलवार बिना किसी शक के सोनाली के तलवार के हमले को झेल नहीं पाता और इसी के साथ वो बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाता। युग यहाँ पर अपने ताकत के बजाय अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को बचाने में कामयाब रहा था, जिससे सभी लोग अनुमान लगा पा रहे थे कि युग की रक्षात्मक शक्ति लाजवाब है। वहीं अपने पहले हमले को विफल देख सोनाली फिर से युग पर हमला कर देती है। इस बार उसका निशाना युग का गर्दन था, हालांकि इस बार भी युग उसके हमले को विफल कर देता है, जिसके बाद सोनाली अपनी हैरान कर देने वाली तलवारबाजी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बार बार युग पर हमला करने लगती है। वहीं सभा में बैठे सभी लोग एक टकी लगाए सोनाली के घातक हमलों को गौर से देख रहे थे। वाकई सोनाली की तलवारबाजी समझ हैरतअंगेज करने वाली थी। वो इस समय महज 19 वर्ष की थी, लेकिन वो जिस तरह से अपने क्षमता का प्रदर्शन कर रही थी, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी क्षमता महान तलवारबाजों के समकक्ष है। वहीं सभा में बैठे बहुत से लोग सोनाली के अविश्वसनीय तलवारबाजी क्षमता को देखते हुए हैरानी से आपस में बात कर रहे थे। संवाद। राजकुमारी सोनाली जिस तरह से तलवारबाजी कलाबाजियां कर रही हैं, वो जल्द ही राजकुमार युग को हरा देगी। सभा में बैठी एक महिला सोनाली के तलवारबाजी को देखते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, देखिए वो कैसे राजकुमार युग को पीछे हटने पर विवश कर दे रही है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही राजकुमार युग हार जाएंगे। उस महिला के बगल में बैठी दूसरी महिला उससे कहती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमारी सोनाली ने पिछले 1 वर्ष में तलवारबाजी में बहुत विकास कर लिया है? पिछली बार तो वो तलवारबाजी में इतनी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। पिछली बार वो तो राजकुमार रणविजय के एक ही हमले से हार गई थी, जबकि राजकुमार रणविजय की तलवारबाजी समझ उस समय उतनी बेहतर नहीं थी। दूसरी महिला की बात सुन पहली महिला कहती है,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि राजकुमारी सोनाली ने किसी महान तलवारबाज से प्रशिक्षण लिया होगा, इसलिए वो इतना बेहतर प्रदर्शन कर पा रही है। पहली महिला की बात सुन दूसरी महिला कहती है, वैसे जो भी हो, अभी ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि राजकुमार युग राजकुमारी सोनाली का सामना किस प्रकार करेंगे। दूसरी महिला की बात सुन पहली महिला कहती है और फिर अपनी नजर अखाड़े में चल रहे तलवारबाजी पर टिका देती है। इधर अखाड़े में सोनाली इस समय युग पर बहुत आक्रामक थी, इसीलिए हवा से बात करती हुई उसकी तलवार लगातार युग को घायल करने की कोशिश कर रही थी। युग लगातार किए जाने वाले सोनाली के घातक हमलों की वजह से पीछे हटते हुए खुद से कहता है, अब समय आ चुका है सोनाली के हमलों का करारा जवाब देने का। खुद से इतना कहकर युग एक मंत्र का जाप करने लगता है, जिससे उसके तलवार का वजन और धार तेजी से कई गुना बढ़ जाता है। और तभी युग सोनाली के हमले का करारा जवाब देते हुए उसके तलवार पर अपने तलवार से एक जोरदार प्रहार कर देता है। और तभी युग का तलवार सोनाली के तलवार से जा टकराती है, जिससे तलवार टूटने की एक जोरदार आवाज अखाड़े में तेजी से गूंज जाती है। सोनाली जब तक कुछ समझ पाती उसका तलवार टूटकर दूर जा गिरा था और अब उसके हाथ में केवल तलवार का हैंडल बचा था, जिसे देखते हुए वो हैरानी से एस्टोनिश्ड फेस युग को देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि युग ने अपने एक ही वार से उसके इतने घातक हमले को विफल करने के साथ उसकी तलवार को भी तोड़ दिया। अचानक से सोनाली के नजरों में युग के लिए सम्मान बढ़ जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो शुरू से युग पर इसलिए हमला कर पा रही थी क्योंकि युग ने उसे हमला करने दिया, वरना युग चाहता तो लड़ाई के शुरू होते ही वो लड़ाई को खत्म कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसे अपने एक ही वार में हराकर उसके मनोबल को कम नहीं करना चाहता था। इन सब बातों से सोनाली समझ गई थी कि युद्ध विद्या में कुशल होने के साथ साथ युग व्यवहार में भी कुशल है। अब तक युग ने सोनाली के गर्दन पर अपना तलवार रख दिया था, लेकिन इससे पहले कि युग उससे कुछ कहता सोनाली खुद ही उससे कहती है, मैं आपसे हार गई राजकुमार। वाकई आपकी तलवारबाजी समझ बहुत ही बेहतर है, मैं कभी भी आपसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी सोनाली की बात सुन युग मुस्कुराकर रह जाता है। तभी सोनाली अखाड़े से बाहर आ जाती है। वहीं सभा में उपस्थित सभी लोग इस समय हैरानी से एक टकी लगाए युग को ही देखे जा रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि युग सोनाली जैसी कुशल तलवारबाज को अपने एक ही वार में हरा दिया था। वहीं वो लोग जिनकी बात करने की वजह से क्षण भर के लिए अखाड़े से लड़ाई के वक्त नजर हट गई थी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक क्षण में अखाड़े में ऐसा क्या हो गया जिससे आक्रामक तरीके से हमला कर रही सोनाली ने युग से हार मान लिया। अब युग को लेकर सभी की सोच बदल चुकी थी। जो लोग युग को आज से पहले कमजोर और बेवकूफ योद्धा समझते थे, उनकी आंखों में युग के लिए सम्मान की भाव स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वहीं इंदुमती युग की तलवारबाजी समझ को देखते हुए बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युग इतने कम समय में इतना कैसे बदल गया। तभी इंदुमती खुद से हैरानी से कहती है, कहीं युग किसी नकारात्मक शक्ति समूह से जुड़ तो नहीं गया है न, क्योंकि इस तरह से तेजी से क्षमता बढ़ाने के साथ साथ युद्ध कौशल की समझ को तेजी से विकसित करना नकारात्मक शक्ति समूह में ही सिखाया जाता है। खैर जो भी हो, मेरे हाथों उसका मरना आज तय है। फिलहाल थोड़ी ही देर में अगली तलवारबाजी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार तलवारबाजी राजकुमार निशांत और युवा योद्धा दिलीप के बीच था। क्योंकि राजकुमार निशांत सभी गुणों से संपन्न एक उत्कृष्ट तलवारबाज था, इसीलिए वो 10 हमलों के आदान प्रदान के अंतर्गत ही युवा योद्धा दिलीप को हरा देता है। जल्द ही अगली लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार लड़ाई युवा योद्धा माधव और राजकुमारी सुप्रिया के बीच होता है। राजकुमारी सुप्रिया अपनी उच्च क्षमता का प्रदर्शन करते हुए युवा योद्धा माधव को हरा देती है। क्योंकि अब युवा योद्धा माधव लगातार 2 बार हार चुका था, इसलिए उसे तलवारबाजी प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि इस तलवारबाजी प्रतियोगिता में जो योद्धा लगातार 2 बार हार जाता था, उसे तलवारबाजी प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था, ताकि योद्धाओं की संख्या कम हो सके, जिससे टॉप 5 तलवारबाज सामने आ सके। जल्द ही अगला लड़ाई शुरू हो जाता है, जो राजकुमार अरिहंत और युवा योद्धा दिलीप के बीच होता है, जिसमें युवा योद्धा दिलीप राजकुमार अरिहंत को 4 ही हमलों में हरा देता है। जिसके बाद राजकुमार अरिहंत को भी युवा योद्धा माधव की तरह तलवारबाजी प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। जल्द ही अगली लड़ाई शुरू हो जाती है, जो राजकुमारी सोनाली और राजकुमारी सुप्रिया के बीच होता है, जिसमें राजकुमारी सोनाली राजकुमारी सुप्रिया को 40 हमलों के आदान प्रदान के बाद हरा देती है। जिसके बाद राजकुमारी सुप्रिया को भी 2 हार की वजह से प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। अगली लड़ाई राजकुमारी सोनाली और युवा योद्धा दिलीप के बीच होता है, जिसमें राजकुमारी सोनाली 10 हमलों में युवा योद्धा दिलीप को हरा देती है। जिसके बाद युवा योद्धा दिलीप भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है।
अब 6 लोग बचे थे, जिनमें से टॉप 5 लोगों का चुनाव किया जाना था, जिनके लिए अब लड़ाई के नियम बदलने वाले थे। अभी एक और तलवारबाज को प्रतियोगिता से बाहर निकला जाना था, इसीलिए इस बार होने वाला लड़ाई बिल्कुल अलग था, जिसमें राजकुमारी सोनाली, एक बार भी प्रतियोगिता में न हारने वाले योद्धा राजकुमार निशांत, राजकुमार युग, राजकुमारी इंदुमती, राजकुमारी शिवन्या और राजकुमार रणविजय में से किसी भी एक योद्धा को चुनौती देकर अगर वो उसे हरा देती है तो उस योद्धा को तलवारबाजी प्रतियोगिता से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर वो चुनौती किए हुए योद्धा को नहीं हरा पाती है तो वो खुद ही बाहर हो जाएगी। ऐसा मौका केवल सोनाली को ही इसलिए मिला था क्योंकि बाकी बचे 6 योद्धाओं में वही एक ऐसी तलवारबाज थी जो एक बार हार चुकी थी। और ऐसा मौका केवल सोनाली को ही नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ये मौका हर साल तलवारबाजी के उस छठे योद्धा को दिया जाता था जो एक बार तलवारबाजी में हार गया होता था। तभी सोनाली राजकुमारी शिवन्या को लड़ाई के लिए चुनौती दे देती है, जिसके बाद वो दोनों अखाड़े में आकर लड़ाई करने लगते हैं। सोनाली की किस्मत अच्छी थी कि वो लगातार 30 हमलों के आदान प्रदान के बाद राजकुमारी शिवन्या को हरा देती है। अब केवल 5 तलवारबाज बच चुके थे जो इस वर्ष के प्रतियोगिता के टॉप 5 में आने वाले योद्धा थे, लेकिन अब इन 5 को रैंक देने का बारी आ चुका था, जिसके लिए अब तलवारबाजी की फाइनल लड़ाई होने वाली थी। अब जो भी योद्धा लड़ाई में उतरेगा, जब तक उसे कोई हरा नहीं देता तब तक वो हर अगला लड़ाई करता रहेगा, और यदि उस योद्धा ने लगातार चारों योद्धाओं को हरा दिया तो उसे रैंक 1 का स्थान मिल जाएगा। इसी तरह जो योद्धा रैंक 1 के योद्धा के चुने जाने के बाद लगातार 3 योद्धाओं को हरा देगा तो उसे रैंक 2 का स्थान मिल जाएगा, और फिर इसी तरह लगातार 2 योद्धाओं को हराने वाले योद्धा को रैंक 3, और फिर 1 को हराने वाले को रैंक 4, और फिर अंतिम बचे योद्धा को रैंक 5 का स्थान मिलेगा। इसके बाद भी अगर किसी योद्धा को अपने रैंक से संतुष्टि नहीं मिलता है तो उसे अपने मनचाहे रैंक वाले योद्धा को चुनौती देकर उसे अपना रैंक बेहतर करने का एक मौका दिया जाता है। तलवारबाजी प्रतियोगिता की फाइनल की पहली लड़ाई राजकुमार रणविजय और राजकुमारी इंदुमती के बीच था। इस तलवारबाजी लड़ाई को देखने के लिए सभी लोग बेहद उत्सुक थे, क्योंकि इस लड़ाई में राजकुमारी इंदुमती का अपने ही मंगेतर राजकुमार रणविजय से तलवारबाजी लड़ाई होने वाला था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या इंदुमती अपने ही मंगेतर राजकुमार रणविजय को हरा देगी या फिर उससे हार जाएगी? ... ये जानना बेहद ही रोमांचक होगा। तलवारबाजी भाग -2 फाइनल में सबसे पहला तलवारबाजी लड़ाई राजकुमारी इंदुमती और राजकुमार रणविजय के बीच था। न चाहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी लड़ाई करने के लिए अखाड़े में आ चुके थे। यहाँ पर उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इस लड़ाई में अगर राजकुमार रणविजय हार जाता है तो उसकी हार से बहुत बदनामी होगी, और फिर हमेशा के लिए वो सभी के जुबान पर मजाक बनकर रह जाएगा कि वो अपने ही मंगेतर इंदुमती से हार गया, जो कि उसके लिए भी बहुत ही शर्मनाक बात होगी। वहीं अगर इस लड़ाई में इंदुमती हार गई तो ये उसके एक तलवारबाज होने का अपमान हो जाएगा, क्योंकि राजकुमारी इंदुमती तलवारबाजी के लिए ही विख्यात थी। उसने बचपन से ही केवल तलवारबाजी को ही महत्व दिया था, जिस वजह से उसकी तलवारबाजी हारने के योग्य नहीं थी। इसलिए अगर वो हार जाएगी तो सभी लोग उसके बचपन से लेकर अब तक के परिश्रम पर सवाल उठाने लगेंगे कि आखिर उसने बचपन से लेकर अब तक क्या किया था कि वो तलवारबाजी में हार गई। दोनों के लिए ही ये स्थिति आगे कुआं पीछे खाए वाली बन गई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार जाएगा तो बदनामी तो उन्हीं की होगी। तभी प्रबंधक महोदय तेज आवाज में तलवारबाजी प्रारंभ करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये हमला केवल दिखावा मात्र था, वास्तव में तो वो दोनों लड़ाई करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। राजकुमार रणविजय इंदुमती पर हमला करते हुए ही उससे विनम्रता से कहता है, राजकुमारी आप हार मान लीजिए और फिर हम लोग 2 हमलों में इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। राजकुमार रणविजय की बात सुन इंदुमती उस पर हमला करते हुए ही उससे कहती है, लेकिन राजकुमार मैं तो कहूंगी कि आप हार मान लीजिए, और वैसे भी मेरी तलवारबाजी समझ आपसे बेहतर है, इसलिए आप मुझे हरा भी नहीं पाएंगे। इंदुमती की बात सुन राजकुमार रणविजय उस पर हमला करते हुए ही उससे कहता है, लेकिन राजकुमारी अगर मैं सभी के नजरों में आपसे हार जाऊंगा तो इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। राजकुमार रणविजय की बात सुन इंदुमती उससे कहती है, अरे तो क्या दिक्कत है, आप अपने मंगेतर से ही तो हारेंगे, और वैसे भी मुझसे हारकर आपका बदनामी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मेरे बेहतर तलवारबाजी युद्ध कौशल के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात के लिए आपका उपहास उड़ाएगा। राजकुमारी इंदुमती की बात सुन राजकुमार रणविजय सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। उसे इंदुमती की बात मानकर उससे हार जाना चाहिए या फिर उससे तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि लड़ाई का कोई परिणाम न आ जाए।
तभी वो मन ही मन खुद से कहता है, मेरा हार जाना ही ठीक होगा, थोड़ी ही बदनामी तो होगी ना, लेकिन अगर मैंने इंदुमती की बात नहीं मानी तो ये मुझसे नाराज हो जाएगी, और अगर ये मुझसे नाराज हो गई तो मेरा वो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा जिसे केवल इंदुमती ही कर सकती है। आखिर राजकुमार रणविजय किस काम की बात कर रहा था? आखिर वो इंदुमती के जरिए अपने किस काम को अंजाम देने की सोच रहा था? क्या राजकुमार रणविजय इंदुमती से केवल दिखावा भर के लिए मोहब्बत करता था? कोष्टक। फिलहाल राजकुमार रणविजय इंदुमती से कहता है, ठीक है राजकुमारी, मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार रणविजय की बात सुन इंदुमती के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। थोड़ी ही देर में तलवारबाजी लड़ाई इंदुमती के जीत के साथ समाप्त हो जाती है। वहीं सभा में बैठे सभी लोग इंदुमती और राजकुमार रणविजय के आपसी समझौते को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो दोनों करना क्या चाहते हैं। सभी ने साफ साफ देखा था कि राजकुमार रणविजय ने इंदुमती से जानबूझकर हार मान लिया था। खैर जो भी हो, उन दोनों के फैसले से किसी को क्या फर्क पड़ता था। फिलहाल इस बार राजकुमारी इंदुमती के साथ राजकुमारी सोनाली का लड़ाई होने को था, इसलिए राजकुमारी सोनाली अपने तलवार को लिए अखाड़े में आकर इंदुमती के सामने खड़ी हो जाती है। राजकुमारी सोनाली को अपने सामने देखकर राजकुमारी इंदुमती उससे कहती है, राजकुमारी तुमको तो ये अच्छे से पता होगा कि तुम मुझसे तलवारबाजी में मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसी वक्त मुझसे हार मान लो, कम से कम घायल होने से तो बच जाओगी। राजकुमारी इंदुमती को खुद को सीधे तौर पर हार मानने के लिए कहता सुन राजकुमारी सोनाली उससे कहती है, आप मुझे कमतर आंक रही है राजकुमारी, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे कमतर आंकने की बजाय मुझसे लड़ाई करने पर ध्यान दें। राजकुमारी सोनाली की बात सुन इंदुमती हंसते हुए उससे कहती है, बात तो तुम बहुत बढ़िया कर लेती हो, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझसे हार मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें रैंक 4 से नीचे नहीं जाने दूंगी। दरअसल इंदुमती की सोच के मुताबिक इस बार 4 ही योद्धा फाइनल के रैंक में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि उसने युग का हत्या कर देने का फैसला किया था, जिस वजह से फाइनल के टॉप में शामिल होने वाले केवल 4 ही योद्धा बचेंगे। इसलिए राजकुमारी सोनाली अगर सबसे हार भी जाएगी तो वो खुद ब खुद रैंक 4 की योद्धा बन जाएगी। इसीलिए इंदुमती ने राजकुमारी सोनाली से ऐसा वादा किया था। वहीं इंदुमती की बात सुन राजकुमारी सोनाली उससे कहती है, आपकी मेहरबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना रैंक अपने बल पर हासिल करूंगी, इसलिए मुझे आपके मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी सोनाली की बात सुन इंदुमती गुस्से से उसे देखते हुए उससे कहती है, पाउटिंग, ठीक है तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इंदुमती का गुस्सा देख राजकुमारी सोनाली एक पल के लिए घबरा जाती है, क्योंकि उसे इंदुमती की आंखों में जानलेवा गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी वो तलवारबाजी के लिए तैयार होते हुए इंदुमती से कहती है, राजकुमारी अत्यधिक आत्मविश्वास हमेशा विनाश का कारण बनता है, इसलिए अपना क्रोध शांत करें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। वहीं प्रबंधक महोदय जैसे ही तलवारबाजी प्रारंभ करने का आदेश देते हैं, राजकुमारी इंदुमती अपनी आंख बंद करके एक मंत्र का जाप करने लगती है, जिससे अचानक से उसका शरीर बहुत ही खतरनाक तरीके से कांपने लगता है, जिससे वो बहुत भयानक लगने लगती है। तभी इंदुमती का तलवार तेजी से प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। वहीं सभा में उपस्थित सभी लोग जब इंदुमती के इस प्रचंड रूप को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। संवाद। क्या इंदुमती इस घातक तलवारबाजी तकनीक का उपयोग करके राजकुमारी सोनाली की हत्या करना चाहती है? राजकुमारी इंदुमती को मंत्र के जरिए घातक तकनीक का आह्वान करता देख सभा में बैठा एक आदमी कहता है, मुझे भी यही लग रहा है कि इंदुमती राजकुमारी सोनाली की हत्या करने की फिराक में है, लेकिन क्या उसे शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता का नियम पता नहीं है? इस प्रतियोगिता के दौरान कोई भी योद्धा किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकता है, वरना आजीवन उसे काल कोठरी में बितानी पड़ सकती है। उस आदमी के बगल में बैठा दूसरा आदमी कहता है। राजकुमारी इंदुमती के इस प्रचंड रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान थे, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इंदुमती करना क्या चाहती है। वहीं इधर अखाड़े में राजकुमारी इंदुमती को तलवारबाजी के घातक तकनीक का आह्वान करता देख राजकुमारी सोनाली बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे तलवारबाजी के घातक तकनीक के बारे में अच्छे से पता था। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता था जब एक ही वार में मजबूत से मजबूत प्रतिद्वंदी की हत्या करनी हो। इस काम के लिए योद्धा जगत में ये घातक तलवारबाजी तकनीक बहुत ही उपयुक्त मानी जाती थी। हालांकि वो जल्द ही अपने विचार को स्थिर कर लेती है और इंदुमती का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी जल्दी से अपनी सबसे प्रभावशाली तलवारबाजी तकनीक का मंत्र का जाप करके आवाहन कर लेती है, क्योंकि वो जान रही थी कि तलवारबाजी के घातक तकनीक का सामना करना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए जितना हो सके वो खुद को उतना तैयार कर लेना चाहती थी, ताकि जब इंदुमती उस पर वार करे तो वो उसके वार को विफल कर सके।
तभी इंदुमती अपनी आंख खोलती है और बिना कुछ बोले राजकुमारी सोनाली के बाह को निशाना बनाते हुए तेजी से हमला कर देती है, और तभी हवा से बात करती हुई उसकी तलवार तेजी से राजकुमारी सोनाली की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि इंदुमती का तलवार राजकुमारी सोनाली के बाह से टकराती, राजकुमारी सोनाली बहुत ही फुर्ती से नीचे झुक जाती है, जिससे इंदुमती का तलवार उसे छूते छूते निकल जाता है। राजकुमारी सोनाली ने राजकुमारी इंदुमती के पहले हमले से तो खुद को बचा लिया था, लेकिन तभी इंदुमती उस पर दूसरा हमला कर देती है, जो कि उसके पहले हमले से भी घातक हमला था। इस बार राजकुमारी सोनाली को खुद को बचाने का एकदम से मौका नहीं मिलता है, और तभी वो अपने तलवार को उसके तलवार के सामने कर देती है। और जैसे ही राजकुमारी इंदुमती का तलवार राजकुमारी सोनाली के तलवार से टकराती है, राजकुमारी सोनाली की तलवार मक्खन की तरह आसानी से कटकर दो टुकड़ों में टूट जाती है। इतने में राजकुमारी इंदुमती रुकती नहीं है, अगले ही पल वो उसकी गर्दन को निशाना बनाते हुए हमला कर देती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजकुमारी सोनाली उससे कहती है, मैं आपसे हार मान रही हूँ। राजकुमारी सोनाली का बात सुन इंदुमती का तलवार, जो अगले ही पल राजकुमारी सोनाली के गर्दन को छूने वाली होती है, वो अचानक से विराम ले लेती है। तभी इंदुमती राजकुमारी सोनाली को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहती है, फैसला तुमने बिल्कुल सही वक्त पर लिया, वरना आज की दिन तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिन बन जाती। इंदुमती की बात सुन राजकुमारी सोनाली उससे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अखाड़े से बाहर आ जाती है। वो जान गई थी कि वो इस समय इंदुमती से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसी के साथ उसने अखाड़े को छोड़ते हुए कसम खा लिया था कि दोबारा से जब उसका मुकाबला इंदुमती से होगा तो वो उसे सबक जरूर सिखाएगी। वहीं सभा में बैठे सभी लोग इंदुमती की तलवारबाजी प्रदर्शन से बहुत ज्यादा हैरान थे। सभी लोग समझ गए थे कि आखिर क्यों इतनी कम उम्र में इंदुमती का नाम यहाँ के महान तलवारबाजों में शामिल था। इंदुमती से अगली लड़ाई राजकुमार निशांत का था। राजकुमार निशांत भी इंदुमती की तरह ही एक उत्कृष्ट तलवारबाज था, जिसे महज 15 साल की उम्र में ही तलवारबाजी की अच्छी समझ हो गई थी। कुछ ही देर में उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसे राजकुमारी इंदुमती ने राजकुमार निशांत के सामने भी राजकुमारी सोनाली की तरह ही हार मानने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसकी प्रस्ताव सुनकर राजकुमार निशांत ने उससे ये कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मेरा तलवारबाजी युद्ध कौशल किसी के प्रस्ताव पर हार मानने का मोहताज नहीं है। राजकुमार निशांत के खुद के प्रस्ताव को ठुकरा देने की वजह से उसे बहुत तेज गुस्सा आया था, लेकिन वो जबरदस्ती किसी को हार मानने के लिए विवश नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उससे नियमपूर्वक लड़ाई करने लगी थी। हालांकि राजकुमार निशांत इंदुमती के घातक हमलों का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाता है। अंत में मजबूरन उसे अपनी जान बचाने के लिए इंदुमती से हार मानना ही पड़ता है। इंदुमती की घातक तलवारबाजी से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उसने राजकुमारी सोनाली को तो हराया ही, साथ में उसने राजकुमार निशांत को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया, जिससे साफ था कि राजकुमारी इंदुमती की तलवारबाजी समझ बेहद ही उत्कृष्ट थी। अब इंदुमती की तलवारबाजी लड़ाई युग से होने वाली थी, इसीलिए वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द युग की हत्या कर देना चाहती थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या इंदुमती सच में राजकुमार युग की हत्या कर देगी? युग और इंदुमती का मुकाबला। फाइनल की चौथी लड़ाई राजकुमारी इंदुमती और राजकुमार युग के बीच था। क्योंकि दोनों ही योद्धा अपने अपने जगह पर बेहद ही उत्कृष्ट थे, इसीलिए सभा में उपस्थित सभी लोगों में उन दोनों के मुकाबले को लेकर एक अलग ही दृष्टिकोण बना हुआ था। जहां इंदुमती ने अभी तक के लगातार तीनों तलवारबाजी मुकाबले में अपनी युद्ध कौशल का अविश्वसनीय प्रदर्शन करके बहुत बड़े फासले के साथ तीनों योद्धाओं को हराया था, वहीं राजकुमार युग भी अभी तक के तीनों भाग के प्रतियोगिताओं में अपने बेहद ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ जीत का परचम लहराता आया था, जिससे साफ था कि ना तो युग कमजोर था और ना ही इंदुमती कमजोर थी। जल्द ही दोनों अखाड़े में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। खूबसूरती की मल्लिका इंदुमती अखाड़े में अभी इस प्रकार खड़ी थी, मानो जैसे कि वो श्रेष्ठ कारीगरों द्वारा बेहद ही बारीकी से नक्काशी करके तराशी हुई कोई खूबसूरत प्रतिमा हो। गुलाबी होंठ, कजरारी आंखें, सुराहीदार गर्दन, उभरी हुई छाती, पतली कमर, हर किसी के आंखों को मोह लेने वाली बेहद ही आकर्षक बदन, लंबी गोरी टांगें। कुल मिलाकर वो हुस्न की परी लग रही थी, जिसे पाने का ख्वाब हर युवा के दिमाग में पनप रहा था। उसी हुस्न के परी की हिरनी की तरह गहरी आंखें इस समय युग को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त किसी प्रकार का भाव नहीं था, वो बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह भावहीन थी। तभी वो दोनों के बीच के खामोशी को विराम देते हुए युग से कहती है, बीते 6 महीने में आप पूरी तरह से बदल गए हैं राजकुमार, अब तो आपका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपने वो काम कर दिखाया है जिसे बीते 200 सालों के इतिहास में कोई भी युवा योद्धा नहीं कर सका है।
यकीन मानिए इस प्रतियोगिता के बाद आप पर हजारों लड़कियां मरेंगी, फिर तो आप मुझे पूरी तरह से भूल जाएंगे, है न युग। इतना कहते हुए इंदुमती के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। उसके चेहरे पर इस समय जिस तरह की भाव थी उसे कोई भी समझ नहीं सकता था। हालांकि इंदुमती के मुताबिक उसके युग से कहे गए किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि युग और उसकी प्रतिभा दोनों इस मुकाबले के बाद इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि इंदुमती के मुताबिक युग इस मुकाबले के बाद जीवित नहीं रहेगा। वहीं इंदुमती की बात सुन युग उसके बात का कोई जवाब नहीं देता है, शिवाय उसे देखते रहने के। युग को अपने बात का जवाब न देता देख इंदुमती झूठी मुस्कान लिए हंसते हुए उससे कहती है, आप तो अभी से ही मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं युग, कम से कम अभी तो बात कर लीजिए, उसके बाद क्या पता जिंदगी का रुख हम दोनों को कहाँ ले जाए, फिर पता नहीं दोबारा मिलने का मौका मिले भी या ना। इंदुमती के इस बात को सुनकर भी युग उसे देखते रहने की सिवा उसके बात का कोई जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि उसे इंदुमती से बात करने में कोई रुचि नहीं है और ना ही वो उससे बात करना चाहता है। युग का व्यवहार देख इंदुमती को मन ही मन बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पर आने नहीं देती है और मन ही मन खुद से कहती है, कुछ पल और उसके बाद तुम्हारा ये घमंड और तुम्हारा ये व्यवहार दोनों तुम्हारे साथ इस दुनिया को त्याग देंगी, उसके बाद ना रहेगा युग और ना रहेगा ये घमंड। वहीं प्रबंधक महोदय जब देखते हैं कि दोनों योद्धा अखाड़े में उपस्थित हो चुके हैं, तो वो तलवारबाजी मुकाबला प्रारंभ करने का आदेश दे देते हैं। मुकाबले का आदेश मिलते ही इंदुमती अपनी आंख बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगती है और तभी उसके तलवार से तेज प्रकाश निकलने लगती है। वहीं युग इस समय बिना किसी भाव के इंदुमती को हमले की तैयारी करता हुआ देखता रहता है। वो जिस तरह से अखाड़े में खड़ा था उसे देखते हुए सभी लोग अनुमान लगाता रहे थे कि वो इंदुमती पर हमला करने के फिराक में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो इंदुमती के हमला करने का इंतजार में है। वहीं इंदुमती जैसे ही अपनी आंख खोलकर युग पर हमला करने वाली होती है, युग को बिना किसी भाव के साथ खड़ा देख उसे बहुत हैरानी होती है। हस्ट फेस। तभी वो युग से कहती है, क्या हुआ युग, क्या तुम्हें मुझसे मुकाबला करने में डर लग रही है? और फिर बात को जारी रखते हुए, अगर मैं सही हूं तो तुम मुझसे हार मान सकते हो, और नहीं तो तुम जान ही रहे हो कि मैंने इस समय तलवारबाजी की किस विद्या का इस्तेमाल किया है। खैर तुम्हें कहाँ पता होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी तरह तलवारबाजी की अच्छी समझ तो है नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हें बता दे रही हूँ। ये तलवारबाजी के 5वें स्तर का अंतमेंग विद्या है। तुम चाहकर भी इसका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर तुमने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती तो इससे तुम्हारी मौत हो सकती है, जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इंदुमती की बात सुन युग उससे कहता है, तुम्हें बात पर कम और मुकाबले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। युग की बात सुन इंदुमती उससे कहती है, बेशक मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी खामोशी पर कम पर मुकाबले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इतना कहते हुए इंदुमती युग के गर्दन को निशाना बनाते हुए बहुत ही तेजी से उस पर हमला कर देती है। वो अपने एक ही वार से युग के सर को उसके धड़ से अलग कर देना चाहती थी। वहीं युग अभी भी शांत खड़ा था। वहीं सभा में मौजूद सभी लोग युग के खामोशी को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इंदुमती जैसी उत्कृष्ट तलवारबाज के सामने युग इतना शांत कैसे खड़ा है। फ्लश्ट 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 फ्लश्ट। क्या उसके पास तुरुप का पता है जिससे वो एकदम से अंतिम मौके पर पासे को पलट सकता है, या फिर लगातार तीनों भाग के प्रतियोगिताओं में जीतने के कारण उसे घमंड हो गया है? इसी तरह की बातें सभा में मौजूद सभी लोगों के दिमाग में युग को लेकर चल रही थी, लेकिन किसी को भी युग के दिमाग में चल रहे ख्याल का वास्तविकता नहीं पता चल रहा था। इसलिए युग इस समय सभी के लिए प्रश्न बना खड़ा था। वहीं अखाड़े में इंदुमती का तलवार जैसे ही युग के गर्दन को छूने वाली होती है, अचानक से उसकी तलवार बहुत ही खतरनाक आभा वाले अदृश्य दीवार से टकरा जाती है, जिससे पलक झपकते ही उसका तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और तभी उसके तलवार का टूटा हुआ एक टुकड़ा तेजी से उसी की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि इंदुमती कुछ भी समझ पाती, उसी के तलवार का टूटा हुआ वो टुकड़ा उसके सीने में 4 इंच धंस जाती है, जिससे अचानक से इंदुमती के मुंह से दर्द में एक जोरदार चीख निकल जाती है। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि सभा में उपस्थित कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाया था, और जब तक सभी को सब कुछ समझ में आया था, इंदुमती अखाड़े में गिरी दर्द में कराह रही थी। उसके सीने से लगातार खून निकल रहा था। स्थितियां ऐसी थी कि अगर जल्द ही इंदुमती का उपचार न किया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। वहीं युग अभी भी शांति से वैसे के वैसे ही खड़ा था जैसे कि वो पहले खड़ा था। दरअसल युग इस बात को पहले ही भाप गया था कि इंदुमती उसकी हत्या करना चाहती है, इसीलिए उसने उससे मुकाबला करने की बजाय अपने दक्षसूत्र पुस्तक से सीखे हुए एक पौराणिक रक्षात्मक शक्ति का उपयोग करके अपने चारों ओर मजबूत आभा वाला दीवार बना लिया था। वो पौराणिक अदृश्य दीवार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई जानबाज योद्धा
भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था, तो इंदुमती क्या चीज थी। युग इंदुमती को हराना तो ही चाहता था, साथ में वो उसे ये भी एहसास करवाना चाहता था कि वो इस समय इतनी कमजोर है कि वो बिना उसके हमला किए ही हार सकती है, और वो भी बुरी तरह से। और हुआ भी वैसा ही, वो चली थी युग की हत्या करने, लेकिन वो तो बिना युग के तलवार हिलाए ही इतनी बुरी तरह से घायल हो गई कि वो इस समय जमीन पर गिरी दर्द में कराह रही थी। वहीं सभा में बैठे सभी लोग समझ गए थे कि आखिर युग शुरू से अभी तक इतना खामोश क्यों था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जान रहा था कि वो बिना कुछ किए ही इंदुमती को हरा सकता था। युग की क्षमता से सभी लोग इतना ज्यादा हैरान थे। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस की सभी लोग इस समय अपने दांतों तले अपनी उंगलियां चबा रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि युग इतना अविश्वसनीय प्रदर्शन कर सकता है। अभी तक जिस इंदुमती ने अखाड़े में तबाही मचा रखा था, उसे युग ने केवल देखते देखते ऐसे स्थिति पर पहुंचा दिया कि वो बिना उपचार के अपने महल वापस नहीं लौट सकती थी, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद जल्द ही उसकी मौत हो जाए। वहीं राजकुमार रणविजय, जो कब से इस उम्मीद में बैठा था कि अपनी बारी आने पर वो युग की हत्या करके उससे अपने दोस्तों के मौत का बदला चुकाएगा। युग की अविश्वसनीय क्षमता देख उसका खून ही ठंडा हो जाता है। फेयरफुल रस्ट फेस, उसका पूरा का पूरा शरीर इस समय ऐसे कांप रहा था मानो जैसे कि उसके शरीर में भूकंप आ गया हो। तभी वो हैरानी से युग को देखते हुए कहता है, अस्टोनिश्ड फेस, हस्ट फेस, ये कैसे संभव है? जो बेवकूफ 5 महीने पहले मुझसे डर कर भाग गया था रस्ट फेस, वो अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? फेयरफुल, इसने बिना हमला किए इंदुमती को इतनी बुरी तरह से हरा दिया। इसका मतलब वो तो मुझे केवल अपनी आंखों से देखकर जान से मार देगा रस्ट फेस। इतना कहते हुए राजकुमार रणविजय के चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वहीं युग की क्षमता देख इंदुमती के पिता के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। इसी के साथ उन्हें इस बात पर पछतावा भी हो रही थी कि उन्होंने इंदुमती का सगाई राजकुमार रणविजय से क्यों कराया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो अभी भी इंदुमती युग के करीब जा सकती थी, और फिर आगे चलकर उन दोनों के बीच का रिश्ता सुधर सकता था। लेकिन ये सब सोचने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो चाहकर भी इंदुमती और युग के रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते थे। वहीं युग इंदुमती के करीब जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसके होठों से बह रहे खून को पूछते हुए उससे कहता है, कूल इंदुमती, तुम इस समय मेरी हत्या करने में सक्षम नहीं हो, और शायद इस पूरे जीवन में कभी भी ना हो पाओ। वैसे मुझे इस बात से बहुत पीड़ा हुई कि तुम मेरी हत्या करना चाहती थी, जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, जिसने हमेशा तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखा, जिसने तुम्हारे एक बात पर उस रहस्यमयी पहाड़ से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारी इच्छा को पूरा किया। जब तुम उसके प्यार को ना समझ सकी तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन देखो ना, जिंदगी भी साला कितना कमबख्त चीज है, किसी के चाहे जाती नहीं है। अब जब तुम जिंदा बची गई हो तो अच्छे से जीना, और हाँ, दोबारा से किसी का उस तरह से दिल मत दुखाना जैसे तुमने मेरा दिल दुखाया है, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती हो। इंदुमती से इतना कहकर युग एक नज़र उसकी आंखों में देखता है, जो इस समय दर्द में डूबी हुई थी, और फिर अखाड़े से बाहर आ जाता है। वहीं युग का बात इंदुमती के दिल में उसी तरह से चुभने लगती है जिस तरह से युग को उस समय चुभ रहा था, जब उसके विपरीत परिस्थिति में इंदुमती उसे छोड़ गई थी और राजकुमार रणविजय से सगाई कर ली थी। अचानक से इंदुमती के दोनों आंखों से आंसू की धाराएं निकलने लगती है। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने युग के साथ कितना बुरा किया था। उसका दिल इस समय चीख चीख कर उससे कह रहा था कि तुमने युग के साथ अच्छा नहीं किया इंदुमती, तुमने युग के साथ अच्छा नहीं किया, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अब इंदुमती अपने किए की माफी मांगेगी? क्या युग उसे माफ करके फिर से अपना लेगा? क्या युग का दिल उसे ऐसा करने का इजाजत देगा? क्या इस प्रतियोगिता के बाद युग और इंदुमती का कहानी खत्म हो जाने वाला है, या फिर होगी एक नई शुरुआत?